नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वो चैप्टर क्या है? तो वो चैप्टर है दैट इज मेजरमेंट। यानी आज हम लोग मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के ब्रांचेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इससे भी पहले, ठीक है, यानी फिजिक्स के ब्रांचेस को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस क्या होता है, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और लोग के ना, चलिए, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले भाई साइंस क्या होता है। ठीक है, यानी व्हाट इज साइंस। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि भाई व्हाट इज व्हाट साइंस, साइंस क्या होता है, यानी विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से कहा जाए, ठीक है, सिंपल तरीके से कहा जाए कि भाई साइंस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि साइंस जो है आपका, ठीक है, साइंस जो है, ठीक है, ये क्या होता है? तो साइंस जो है यानी किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है, साइंस यानी क्या? किसी चीज के बारे में क्या करना, जानना। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या भैया, टू नो अबाउट एनीथिंग। ठीक है, टू नो अबाउट एनीथिंग इन अ सिस्टमेटिक वे। ठीक है, टू नो अबाउट एनीथिंग, किसी चीज के बारे में क्या करना, जानना। ठीक है, किसी चीज के बारे में जानना, एक सिस्टमेटिक वे से किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना या जानना ही क्या होता है, साइंस होता है। फिर से एक बार, टू नो अबाउट एनीथिंग इन अ सिस्टमेटिक वे। ठीक है, किसी चीज के बारे में एक सिस्टमेटिक वे से जानना ही क्या होता है, साइंस होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको साइंस समझ आ गया होगा। साइंस क्या होता है फिर से, तो टू नो अबाउट एनीथिंग इन अ सिस्टमेटिक वे। और लोग की ना एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या, ठीक है, अब क्या, अब यानी साइंस के ब्रांचेस। ठीक है, अब क्या, साइंस के ब्रांचेस। ठीक है, अच्छा, साइंस के ब्रांचेस से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जो साइंस है ये किस वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, साइंस जो है ये साइंसिया वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, साइंस जो है ये साइंसिया वर्ड से आया हुआ है। और ये जो साइंसिया है ये आपका एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो साइंसिया है आपका, ये किस तरह का वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, तो भैया इसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू नो यानी जानना। ठीक है, यानी क्या चीज, जानना। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है साइंस का, क्या होता है साइंस, तो टू नो अबाउट एनीथिंग इन अ सिस्टमेटिक वे, इन अ सिस्टमेटिक मैनर, है ना, किसी चीज के बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से जानना, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जानना ही क्या होता है, साइंस होता है। और लोग की ना एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ अलग तरीके से, ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे आपको डिफाइन करके बता दिया, एक सिंपल सा डेफिनेशन दे दिया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, साइंस का हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर, ठीक है, एक हम लोग इसका क्या करते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो, अब साइंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भाई साइंस इज द नॉलेज। ठीक है, साइंस इज द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम यूजिंग ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड अस। फिर से, साइंस क्या है, साइंस इज द नॉलेज, ठीक है, साइंस इज द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम यूजिंग ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, साइंस क्या है, ज्ञान है। ठीक है, साइंस क्या एक तरह से नॉलेज है। और वो नॉलेज कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो वो जो नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन से प्राप्त किया गया है। एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज प्राप्त किया गया है वो क्या है, साइंस है। ठीक है, और उसका उपयोग कहाँ पे होगा, उसका उपयोग कहाँ पे करना है, तो उसका उपयोग जो है हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनको एक्सप्लेन करने में, उनके फंक्शन को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, साइंस क्या होता है, साइंस इज द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिस्क्राइब द, ठीक है, टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, ठीक है, टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनको क्या करना, डिस्क्राइब करना, उनको एक्सप्लेन करना। ठीक है, उनको क्या करना, एक्सप्लेन करना है।
तो उसके लिए जानकारी चाहिए, है ना। और वो जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से वो जानकारी मिलेगी, वो नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो वो जो नॉलेज है, दैट नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। सिंपल सी बात है, साइंस यानी जानना। फिर से साइंस, तो साइंस यानी क्या चीज, टू नो यानी जानना। अगर कुछ भी चीज आप जानते हो, ठीक है, या जानना चाहते हो या जान रहे हो, दैट इज साइंस, ठीक है। ऑल ओके ना, साइंस क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या, अब साइंस के ब्रांचेस, ठीक है। अब क्या देखा जाए, साइंस के ब्रांचेस, ठीक है। जैसे ये ट्री है आपका, ये पेड़ है, तो पेड़ के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से साइंस जो है, ठीक है, साइंस जो है एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है। एक क्या है आपका, बहुत बड़ा सा क्या है, पेड़ है, और इसके भी बहुत सारे क्या होंगे, ब्रांचेज होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि भाई साइंस के ब्रांचेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए, पहला ब्रांच है दैट इज फिजिकल साइंस, दूसरा क्या है, मैथमेटिकल साइंस, तीसरा क्या है, अर्थ साइंस, ठीक है। अगला क्या है, सोशल साइंस, फिर लाइफ साइंस, ठीक है। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल साइंस, ठीक है। हम आपको कंप्लीट फिजिकल साइंस, ठीक है, कंप्लीट मतलब ए टू जेड जो है ना, फिजिकल साइंस कंप्लीट आपको हम समझाएंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिजिकल साइंस यानी क्या, फिजिकल साइंस यानी सिंपल तरीके से समझो तो साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। फिजिकल साइंस यानी साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें दो ब्रांचेज आते हैं, कौन कौन सा, एक आता है केमिस्ट्री, दूसरा आता है फिजिक्स, ठीक है। एक आता है केमिस्ट्री, दूसरा आता है फिजिक्स, और हम लोग आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, और ये भी ब्रांच हम आपको पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे इस ब्रांच को भी, जिसका नाम है लाइफ साइंस। और लाइफ साइंस में क्या आता है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के भी दो ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। एक होता है बॉटनी, दूसरा होता है व्हाट, जूलॉजी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट फिजिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, एंड एट लास्ट हम लोग बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया कि भाई साइंस क्या होता है, एक बार फिर से देख लो जल्दी से। साइंस क्या होता है, तो साइंस जो है ये साइंसिया वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। साइंस किस वर्ड से आया हुआ है, तो साइंसिया वर्ड से आया हुआ है। साइंस का मतलब क्या होता है, टू नो यानी किसी चीज के बारे में जानना, है ना। और आप कैसे जानोगे, तो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानोगे, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू जानोगे, है ना, जानोगे यानी आप नॉलेज गेन करोगे। अच्छा, उसका यूज कहाँ करोगे आप, तो उसका यूज आप आसपास, हमारे जो वर्ल्ड है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसको डिस्क्राइब करने में, उसको एक्सप्लेन करने में, उसका आप क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। दैट इज क्या, साइंस, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या देख लिया, ब्रांचेज ऑफ साइंस देख लिया कि भाई साइंस के कौन कौन से ब्रांचेज हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने मेजर ब्रांचेस देख लिए कि भाई मेजर जो है आपके टोटल 5 ब्रांचेज हैं। देखिए, मेजर ब्रांच की हमने बात करा, ठीक है। अच्छा, हम लोग किस पर फोकस करेंगे, तो फिजिकल साइंस पर, और फिजिकल साइंस में अभी हम लोग किस पर फोकस कर रहे हैं, तो फिजिक्स पे, ठीक है। यहाँ तक चलिए, अब क्या, अब थोड़ा जान लेते हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं, फिजिक्स के बारे में, ठीक है। ये देखिए, ये क्या हो गया आपका P हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका H हो गया, ये क्या हो गया Y हो गया, ये हो गया S, ये हो गया I, ये हो गया C, और ये क्या हो गया S, है ना। यानी ये पूरा क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना, पूरा क्या हो गया, ये फिजिक्स हो गया। यानी अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो भैया फिजिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और लोग के ना। अच्छा, अब देखिए, फिजिक्स जो है ना, ये जो फिजिक्स है आपका, ये फिजिक्स जो है ये फ्यूसिस वर्ड से आया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। ये जो फिजिक्स है ये आपका फ्यूसिस वर्ड से आया हुआ है, याद रखिएगा। फिजिक्स किस वर्ड से आया हुआ है, तो फ्यूसिस वर्ड से आया हुआ है। अच्छा, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, तो फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, याद रखिएगा। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर, और लोग के ना। फ्यूसिस का मतलब क्या चीज, नेचर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। व्हाट इज फिजिक्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट, नेचर, ठीक है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, सिंपल सा डेफिनेशन है। फिर से एक बार, फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड व्हाट, नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, तो वो क्या है, फिजिक्स है। और फिजिक्स किस वर्ड से आया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई फिजिक्स जो है वो फ्यूसिस वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब क्या, अब फिजिक्स के ब्रांचेस, ठीक है, जैसे साइंस के ब्रांचेस थे, ठीक है, जैसे साइंस के ब्रांचेस थे उसी प्रकार फिजिक्स के भी क्या है, ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो फिजिक्स को मेनली 2 ब्रांच में, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ठीक है, पहला क्या होता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा क्या होता है मॉडर्न फिजिक्स। फिर से एक बार, फिजिक्स क्या होता है, यानी फ्यूसिस वर्ड से आया हुआ है, और होता क्या है तो स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। और फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए कि भाई क्लासिकल फिजिक्स के कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं, है ना, क्लासिकल फिजिक्स के कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या, उससे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा फिजिक्स है ना, फिजिक्स रेफर्स टू द ट्रेडिशनल फोर्सेज दैट वर रिकॉग्नाइज्ड एंड डेवलप्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। आप इसको सिंपल समझो, 20वीं शताब्दी से पहले का जो फिजिक्स है, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से पहले का जो फिजिक्स है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। फिर से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, यानी 20वीं शताब्दी से पहले का जो फिजिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और लोग के ना एकदम क्लियर है, अच्छा एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, 20वीं सदी, ठीक है, 20वीं सदी के स्टार्टिंग से जो आपका फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स। फिर से एक बार पढ़ लो, मॉडर्न फिजिक्स रेफर टू द कॉन्सेप्ट in physics that have surfaced since the beginning of 20th century। जैसे ही आपका 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो रहा है तो उस समय जो फिजिक्स का उदय हो रहा है ना, उस समय से जो फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। और 20वीं शताब्दी से पहले, 20वीं शताब्दी से पहले या 20वीं शताब्दी के शुरुआत से पहले का जो फिजिक्स है उसको बोला गया है क्लासिकल फिजिक्स। एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखा जाए क्या, अब देखा जाए कि भाई क्लासिकल फिजिक्स के भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है, यानी पहले के ब्रांचेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रांच है दैट इज मैकेनिक्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। और हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग मैकेनिक्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला ब्रांच क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को सिंपल आप समझो मोशन, ठीक है, मैकेनिक्स को आप सिंपल क्या समझ लो कि मोशन। अगर आप मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हो, है ना, अगर आप क्या कर रहे हो, मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो क्या है, मैकेनिक्स है। फिर से मोशन के बारे में स्टडी कर रहे होगे तो वो क्या है, मैकेनिक्स, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो मैकेनिक्स है इसके भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये जो मैकेनिक्स है इसके भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक होता है आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स, याद रखिएगा कौन सा मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, दूसरा क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कस करेंगे कब, जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। फिलहाल आप जान लो कि मैकेनिक्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दूसरा नॉन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला होता है स्टैटिक, ठीक है, पहला क्या होता है स्टैटिक, दूसरा होता है आपका काइनेमैटिक्स, ठीक है, तीसरा होता है डायनेमिक, ठीक है, तीसरा क्या होता है डायनेमिक, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले यानी यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार जान लो फिर से मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स यानी मोशन, मैकेनिक्स यानी मोशन। और लोग के ना, चलिए अब यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हो, क्या डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडीज वेदर एट रेस्ट और इन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे केवल फोर्स एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे केवल फोर्स एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्टिकुलरली फोर्स के बारे में डिस्कस करोगे तो वो कहलाता है डायनेमिक, वो क्या कहलाता है, डायनेमिक, ठीक है। ओवरऑल अगर आप मोशन के बारे में डिस्कस करोगे, मोशन के कॉज के बारे में अगर डिस्कस करोगे, मतलब पूरा कंप्लीट मोशन, ठीक है, मोशन के आगे पीछे कंप्लीट मोशन, ठीक है, वो क्या है, मैकेनिक्स है, ठीक है। चलिए ये पहला ब्रांच हो गया किसका, तो ये क्लासिकल फिजिक्स का पहला ब्रांच हो गया, ठीक है। दूसरा ब्रांच क्या, दूसरा ब्रांच जो है आपका एकॉस्टिक, दूसरा ब्रांच क्या है आपका एकॉस्टिक्स। अच्छा, एकॉस्टिक जो है ये एकॉस्टिक कॉज वर्ड से आया हुआ है, याद रखिएगा एकॉस्टिक जो है ये एकॉस्टिक कॉज वर्ड से आया हुआ है। और एकॉस्टिक कॉज मतलब सिंपल समझ लो साउंड आपका, है ना। तो अगर आप साउंड के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप क्या करते हो साउंड के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो समझ लो कि वो कौन सा ब्रांच है, वो एकॉस्टिक्स है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है क्या भैया। एकॉस्टिक फिर से एक बार, फिर से अगर आप साउंड के बारे में, वेव के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हो
ठीक है, तो वो समझ लो कि वो क्या है, वो जो है आपका एकॉस्टिक्स है। ठीक है, वो क्या है, एकॉस्टिक्स है। ठीक है, ये तो दूसरा ब्रांच हो गया। तीसरा ब्रांच क्या, तीसरा ब्रांच है आपका ऑप्टिक्स। सिंपल तरीके से अगर आप लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हो, है ना, अगर आप क्या कर रहे हो, लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो समझ लो कि भैया वो क्या है, वो ऑप्टिक्स है। ठीक है, वो क्या है, ऑप्टिक्स है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑप्टिक्स है, ये भी तीन तरह के ऑप्टिक्स हैं। पहला क्या होता है, फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, दूसरा होता है आपका साइकोलॉजिकल ऑप्टिक्स, तीसरा होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और ऑप्टिक्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, अच्छा, कुछ लेक्चर्स हमने ऑप्टिक्स पर दे रखे हैं। ठीक है, आपने एक बार उसको भी चेक कर लेना है। ठीक है, वैसे हम लोग ऑप्टिक्स को अगेन जो है ना दोबारा से अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो थर्ड ब्रांच हो गया, यानी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी लाइट, सिंपल समझ लो, ऑप्टिक्स यानी लाइट। अच्छा, चौथा ब्रांच क्या, तो चौथा ब्रांच हमारा है थर्मोडायनेमिक। ठीक है, चौथा ब्रांच क्या है भैया, हमारा थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक क्या होता है, तो सिंपल समझ लो, हीट। ठीक है, हीट और उसके अनदर फॉर्म्स, या सिंपल समझो, हीट जो हो गया है ना, हीट हो गया, अगर आप हीट के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप क्या कर रहे हो, हीट के बारे में अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो समझ लो कि वो क्या है, थर्मोडायनेमिक है। सिंपल सा डेफिनेशन, हीट के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो समझ लो कि वो क्या है, वो आपका थर्मोडायनेमिक है। ठीक है, हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे उस समय हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगला क्या, अगला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हो, है ना, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये सब क्या है, आपके ब्रांचेज हैं। ठीक है, इसके भी दो ब्रांचेज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये 5 ब्रांचेज हो गए। ठीक है, अच्छा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि भाई ये 5 ब्रांचेज हो गए। ठीक है, और बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ठीक है, लेकिन हमने यही 5 ब्रांचेज पर फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, अगला क्या, अगला मॉडर्न फिजिक्स, है ना, अगला क्या, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में भी क्या क्या आता है आपका, एक आता है आपका, यानी इसमें पहला ब्रांच हो जाएगा एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस आप नाम जान लो कि भाई क्वांटम फिजिक्स होता है, यानी मॉडर्न फिजिक्स को भी कैटेगराइज किया गया है। फिर क्या होता है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। फिर होता है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट व्हाट, फिजिक्स। फिर होता है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। ठीक है, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। फिर होता है प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है, तो ये सब किसके ब्रांचेज हो गए, तो ये सब जो हो गए आपके मॉडर्न फिजिक्स के ब्रांचेज हो गए। ठीक है, ये सब जो हो गए किसके ब्रांचेज हो गए, मॉडर्न फिजिक्स के ब्रांचेज हो गए। ठीक है, एक और ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं लो टेम्परेचर फिजिक्स, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो टेम्परेचर व्हाट फिजिक्स। ठीक है, तो इतने सारे आपके क्या है, ब्रांचेज है। ठीक है, अच्छा, एक बार हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया साइंस क्या होता है ना, सबसे पहले हमने आपको साइंस बताया। हमने आपको बताया कि भाई साइंस जो है वो साइंसिया वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, और साइंस का मतलब होता है टू नो। ठीक है, यानी किसी चीज के बारे में जानना ही क्या होता है, साइंस होता है। ठीक है, फिर हमने उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया कि भाई साइंस क्या होता है, तो साइंस इज द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम यूजिंग ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, फिर हमने साइंस के ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो इतने सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग किस पर फोकस करेंगे मेनली, तो फिजिकल साइंस पर। और फिजिकल साइंस में हम लोग मेनली किस पर फोकस करेंगे, फिजिक्स पे, देन केमिस्ट्री पे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद हमने फिजिक्स को जाना कि भाई फिजिक्स क्या होता है। हमने आपको बताया कि भाई फिजिक्स जो है फ्यूसिस वर्ड से आया हुआ है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, है ना, या सिंपल आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो वो होता है फिजिक्स, है ना। और फिजिक्स के भी दो ब्रांचेज हैं, क्लासिकल फिजिक्स और आपका मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, फिर हमने आपको बताया क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, तो 20वीं शताब्दी से पहले का जो फिजिक्स है उसको बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से या उसके बाद मान लो आप जो फिजिक्स है उसको बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है ना। फिर क्लासिकल फिजिक्स में हमने आपको बताया कि भाई एक ब्रांच होता है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के भी दो ब्रांचेज होते हैं, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, फिर न्यूटोनियन के भी 3 ब्रांचेज होते हैं, स्टैटिक होता है आपका, काइनेमेटिक्स होता है, डायनेमिक होता है। ठीक है, यानी पहला ब्रांच आप याद कर लो मैकेनिक्स होता है, दूसरा ब्रांच हमने आपको बताया एकॉस्टिक होता है, तीसरा ब्रांच हमने ऑप्टिक्स बताया, चौथा ब्रांच यानी थर्मोडायनेमिक।
ठीक है। एकॉस्टिक में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, साउंड के बारे में। ऑप्टिक्स में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, लाइट के बारे में, है ना। थर्मोडायनेमिक में हीट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद हमने बात करा मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। पहला ब्रांच बस नाम याद रखो आप। ठीक है। और बाद में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है। चलिए, इसमें ब्रांचेस कौन कौन से हैं, तो पहला है एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। दूसरा ब्रांच कौन सा है, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, दूसरा ब्रांच कौन सा है, क्वांटम फिजिक्स। तीसरा ब्रांच याद रखिएगा रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, है ना। तीसरा ब्रांच क्या है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। चौथा ब्रांच क्या है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, याद रखिएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। पांचवा ब्रांच क्या है, तो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, फिर प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है। और जो लास्ट ब्रांच था आपका दैट इज लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर फिजिक्स। ठीक है। तो इतने सारे क्या है ब्रांचेज हैं किसके, ये मॉडर्न फिजिक्स के ब्रांचेज हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने साइंस को समझ लिया। ठीक है, हमने फिजिक्स को समझ लिया, हमने साइंस के ब्रांचेस डिस्कस कर लिए, हमने फिजिक्स के ब्रांचेस डिस्कस कर लिए। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या, अब हम लोग अपने वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। ठीक है। हमारा टॉपिक क्या था, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। आप उसको सिंपल बोलो कि भाई हमारा टारगेट था, हमको समझना था क्या, यानी हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, दैट इज मेजरमेंट, है ना। यानी हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है, तो हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज व्हाट, दैट इज मेजरमेंट। ऑल ओके ना। अच्छा, तो सबसे पहली बात आती है कि भाई मेजर करेंगे। अच्छा, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापना, है कि नहीं। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापना। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भाई आप किसको मापोगे, है कि नहीं, आप किसको मापोगे, है ना। तो ऑब्वियस है कि आप फिजिकल क्वांटिटीज को मापोगे, है ना। आप किसको मापोगे, तो आप किसको मापोगे, तो आप फिजिकल क्वांटिटीज को मापोगे, है कि नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले बात आती है कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है ना। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या भैया, वैसा कोई भी क्वांटिटी, है ना, वैसा कोई भी क्वांटिटी, यानी अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग माप सकते हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो भाई वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। एंड ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं इनमें क्या क्या होता है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या भैया, कि फिजिकल जो क्वांटिटीज होते हैं इनको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। और एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन यू होता है। ठीक है, क्या होता है, एन यू या एन यू डी होता है। याद रखिएगा, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन यू या एन यू डी होता है। फिर से एक बार हमारा चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। तो यूनिट तो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है। तो मेजरमेंट यानी मापना, है ना। मेजरमेंट यानी क्या चीज, मापना। ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसको मापेंगे, किसको मापेंगे, है ना। तो ऑब्वियस है कि भाई हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मापेंगे। किसको मापेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटीज को मापेंगे। अच्छा, और यहाँ पे हमने देखा कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसको आप क्या कर सकते हो, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको आप माप सकते हो, है ना। और उसके पास क्या होगा, यानी फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा। ठीक है। यानी आपको सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। और एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन यू होता है या एन यू डी होता है। याद रखिएगा, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन यू होता है या एन यू डी होता है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एन का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई एन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, है ना। एन का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, या इसको आप साइज भी बोल सकते हो। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, या इसको आप क्या बोल सकते हो, साइज, है ना। और ये बच्चा यू का मतलब क्या होता है, यूनिट, है ना। यू का मतलब क्या होता है, यूनिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, आपको ओवरऑल बता दिया कि भाई मेजरमेंट यानी मापना, है ना। और किसको मापोगे, तो फिजिकल क्वांटिटी को मापोगे। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स इक्वल टू एन यू होता है। ठीक है, और हमने आपको ये बता दिया कि भाई एन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड यानी साइज या नंबर, आप समझो सिंपल। और यू का मतलब क्या चीज, यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और आप जान लो कि भाई एन और यू में क्या रिलेशन होता है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, ये भी आप याद रख लो। एन और यू में क्या रिलेशन होता है, तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अभी कैसे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, ये तो हमने आपको ओवरऑल बता दिया कि भाई जिसको मापोगे, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मेजरमेंट का वास्तविक मतलब क्या है। ठीक है, ये तो हमने आपको ओवरऑल बता दिया। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। किसको समझते हैं? तो हम लोग मेजरमेंट को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बस बता दिया कि भाई जिसको माप सकते हो। किसको मापोगे? तो फिजिकल क्वांटिटी को मापोगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक्स इक्वल टू क्या होता है? एनयू होता है और एनयू डी होता है। एन का मतलब मैग्नीट्यूड, यू का मतलब यूनिट, और यहाँ पे डी भी है। डी भी देख लो यहाँ पे आप। डी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, है ना। डी का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्शन। और ये हमने आपको बताया कि भाई एन और यू में क्या रिलेशन होता है? तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, है ना। दोनों क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको भी समझ ही लो आप यहीं पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 300 सेंटीमीटर। ठीक है, 300 सेंटीमीटर। अब देखो ये एन है, ये यू है, ये एन है, दूसरा क्या है? यू है। एन का मतलब नंबर या मैग्नीट्यूड या साइज, और यू का मतलब यूनिट। ठीक है, यू का मतलब यूनिट। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फील करो थोड़ा, यहाँ पे क्या करो? फील करो। देखो मीटर जो है ना, मीटर जो है एक बड़ा यूनिट है। मीटर क्या है? एक बड़ा यूनिट है। ठीक है, अच्छा सेंटीमीटर पर ध्यान दो आप। सेंटीमीटर क्या है? छोटा यूनिट है। ठीक है, सेंटीमीटर क्या है? छोटा यूनिट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? आपका मीटर है। ठीक है, मीटर क्या है? बड़ा यूनिट है, लेकिन देखो नंबर छोटा। नंबर क्या चीज? छोटा। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्या है? छोटा यूनिट है, लेकिन नंबर देखो, नंबर कितना बड़ा है? 300 है। ठीक है, नंबर क्या है? आपका बड़ा है। तो सिंपल सा रिलेशन है, याद रखिएगा। एन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है यू के, यानी अगर नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटा होगा। ठीक है, नंबर छोटा तो यूनिट बड़ा। ठीक है ना। चलिए खैर हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पर। क्या भैया? मेजरमेंट। थोड़ा मेजरमेंट को फील करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और कैसे समझने की कोशिश करते हैं? तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ विजुअल करके, यानी कुछ विजुअलाइज करके, हम लोग कुछ डायग्राम के थ्रू जो है ना, हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग वास्तव में किसको माप सकते हैं। ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक डायग्राम लेते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को देखो आप ध्यान से। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे जो है फल बेचा जा रहा है ना। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे फल बेचा जा रहा है। तो फल का क्या है? यहाँ पे फल आपका मैटर है। ये जो फ्रूट्स है यहाँ पे, फ्रूट क्या है? आपके मैटर है। अच्छा मैटर है तो ऑब्वियस है कि भाई इसके पास क्या होगा? मास होगा। तो आप इसके मास को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। यानी पहला क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ मास, यानी आप किसी चीज के मास को मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये दूध वाले हैं और ये दूध ले रहा है ना। तो यहाँ पे दूध उसको दिया जा रहा है। तो दूध दिया जा रहा है तो कितना लीटर, है ना, इसको लीटर में दूध दिया जा रहा है। या ये जो इंसान है, इस इंसान को लीटर में दूध देगा, या जो जिसको भी ये दूध देगा तो लीटर में देगा कि भाई इतना लीटर, यानी वॉल्यूम, है ना। यानी हम लोग वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, है ना। हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये मान लो कि टेलर मास्टर है। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, इनको शर्ट सिलवाना है, तो ये क्या कर रहे हैं? नाप ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो लेंथ को हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो बच्ची है इसको फीवर है। ठीक है, इसका हमको पता करना कि भाई इसको कितना फीवर है, तो इसका हम लोग टेम्परेचर माप सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम लोग टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। आ रही बात समझ? हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको फील आ गया होगा कि भाई हम लोग किसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, लेकिन आई थिंक इतना काफी है, आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, कि भाई किसको मेजर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये सब जो है लेंथ हुआ, टेम्परेचर हुआ, मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सारे क्या है? ये सारे आपके फिजिकल क्वांटिटीज है। याद रखिएगा ये सारे क्या है? तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, ये जो सारे हैं, सारे क्या है? सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। और लोग ना, यानी किसको मापेंगे हम लोग? तो फिजिकल क्वांटिटीज को मापेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स इक्वल टू क्या होता है? एन यू या एन यू डी। ठीक है, एन यू या एन यू डी। ठीक है, और एन और यू में क्या रिलेशन है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको एक बार आप और समझ लो। ठीक है, यहाँ पे अगर एन छोटा यानी नंबर छोटा, ठीक है, नंबर छोटा तो यूनिट बड़ा। ठीक है, नंबर बड़ा तो यूनिट छोटा। ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर नंबर बड़ा तो यूनिट छोटा, नंबर छोटा तो यूनिट बड़ा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि भाई मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं? मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं? आखिर पर्पज क्या है इसका मेजरमेंट का? ठीक है, अब देखो। ठीक है, मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, मतलब पर्पज क्या है? ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा पर्पज है। ठीक है, सिंपल सा पर्पज है। क्या पर्पज है भैया? तो टू अंडरस्टैंड एनी फेनोमेना, इसको पढ़ो एक बार आप।
टू अंडरस्टैंड एनी फेनोमेना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। किसी भी फेनोमेना को समझने के लिए फिजिक्स में किसी भी फेनोमेना को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सपेरिमेंट कब करोगे आप, है ना? एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चाहिए आपको? मेजरमेंट चाहिए, है ना? यानी एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट रिक्वायर व्हाट? मेजरमेंट, है कि नहीं? अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को, टाइम को, टेम्परेचर को, प्रेशर को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा पर्पज है कि भाई अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आप मेजरमेंट क्यों करोगे फिजिक्स में, है ना, तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं क्या भैया? तो फिजिक्स में फेनोमेना को समझने के लिए, फिजिक्स में यानी टू अंडरस्टैंड एनी फेनोमेना इन फिजिक्स हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट बिना मेजरमेंट के एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। फिर से बिना मेजरमेंट के एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, और जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा हम लोग फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आप समझ लो कि बिना मेजरमेंट के आप फिजिक्स नहीं समझ सकते। ठीक है, अगर आपको क्या करना है? फिजिक्स समझना है तो आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दैट इज वाई जो फिजिक्स है इसको साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, फिजिक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, फिजिक्स को क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि भाई क्यों कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं, लेकिन मेजरमेंट का पर्पज क्या है? तो सिंपल सा है कि भाई फिजिक्स के फेनोमेना को समझना है। ठीक है, फिजिक्स के फेनोमेना को समझना है तो हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट चाहिए, है ना? दैट इज वाई मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल आप एक तरीके से बोल सकते हो, एक लाइन में आप बोल सकते हो कि भाई फिजिक्स को समझने के लिए अगर हमको अच्छे तरीके से फिजिक्स को समझना है तो मेजरमेंट करना ही पड़ेगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया है कि नहीं? अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अच्छा, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, जैसे आपको अगर कोई भी लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, कोई भी लॉ है, अगर उस लॉ को एक्सपेरिमेंटली क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, या मान लो कोई भी थ्योरी है उसको आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, तो आपको मेजरमेंट चाहिए, मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा, है ना? फिजिकल क्वांटिटीज को आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, सिंपल आप समझ लो, टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, एक लाइन में, टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। ठीक है, मेजरमेंट क्यों करना पड़ेगा? तो फिजिक्स को समझने के लिए। और लोग के यहाँ तक चलिए, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या भैया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ तो हमने समझ लिया कि भाई मेजरमेंट करना है। ठीक है, लेकिन मेजरमेंट किसका करना है? फिजिकल क्वांटिटी का, है ना? मेजरमेंट किसका करना है? तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है। और यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर से एक बार देख लेते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, पढ़िए एक बार इसको। A physical property that can be measured and described by a number is called physical quantity। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी, है ना, ऐसा कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसा कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। दैट कैन बी मेजर्ड, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर, एंड डिस्क्राइब्ड बाय अ क्या चीज? नंबर, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। और एक्स इक्वल टू क्या होता है? एन यू। एन का मतलब हमने आपको बता रखा है, दैट इज मैग्नीट्यूड, है ना? एन का मतलब व्हाट? एन का मतलब मैग्नीट्यूड। और यू का मतलब क्या चीज? यू का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मास है कोई इंसान का, कोई पर्सन का मास है, तो मान लो उसका मास है 65 kg, तो ये हो गया एन, ये हो गया यू, है ना? लेंथ हो गया, है ना? लेंथ हो किसका? टेबल का लेंथ है, तो ये हो गया एन है, फिर ये यू, ये एन, ये यू, ये एन, और ये क्या? यू। एन का मतलब मैग्नीट्यूड, है ना, यानी साइज। सिंपल समझ लो, मैग्नीट्यूड यानी साइज, नंबर। ठीक है, और यू का मतलब क्या चीज? यूनिट। ठीक है, और दोनों में क्या रिलेशन है? तो दोनों जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया लग गया होगा। मेजरमेंट क्यों करते हैं इसका भी आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या? अब जो है फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप को डिस्कस करना होगा। ठीक है, अब किसको डिस्कस करना होगा? तो फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप। ठीक है, अब देखिए, दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सा? तो एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक क्या होता है आपका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर से एक बार, कौन कौन सा? एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल क्या होता है, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करता हो। फिर से, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो, ठीक है, डिपेंड ना करता हो, ठीक है, फॉर देयर व्हाट, फॉर देयर मेजरमेंट, ठीक है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वांटिटी होता है, इस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर से एक बार, फिर से, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, यानी अपने मेजरमेंट के लिए वो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे अगर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, टोटल आपके 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। एक हो गया आपका मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका, याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। फिर होता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। फिर क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और एक और होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भाई टोटल जो होते हैं 7, ठीक है, टोटल जो होते हैं 7 क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। कौन कौन सा, तो लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए, अब क्या, अगला क्या, तो अगला है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगला क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सिंपल तरीके से देखो, तो वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, ठीक है, वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या करता हो, डिपेंड करता हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर से एक बार, तो वैसा क्वांटिटी जो क्या करता हो, डिपेंड करता हो, जो क्या करता हो, डिपेंड करता हो एक या एक से अधिक के क्या चीज, फंडामेंटल क्वांटिटी पर, किसके लिए, तो फॉर देयर मेजरमेंट। देखिए मेन पर्पज क्या है, मेजरमेंट ही ना है। मेन पर्पज जो है फिजिक्स में होता ही क्या है, फिजिक्स में केवल मेजरमेंट है, ठीक है। दैट इज वाई फिजिक्स को क्या कहा जाता है, साइंस ऑफ मेजरमेंट, है ना। और मेजरमेंट किसको करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे, है कि नहीं। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो भी हमने आपको समझा दिया कि भाई दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। या उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, एंड डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। और दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल टोटल 7 होते हैं, और डिराइव्ड आपके इनफाइनाइट है, ठीक है। डिराइव्ड क्या है, इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया एरिया, है ना, एरिया। अब एरिया कैसे हो आप निकालोगे, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे देखो दो लेंथ आ गया, है कि नहीं। तो एरिया का आप मेजरमेंट या एरिया को आप तभी माप पाओगे, या एरिया का मेजर आप तभी कर पाओगे जब आप क्या करोगे, लेंथ का मेजर कर पाओगे, है ना। यानी एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया का जो मेजरमेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के मेजरमेंट पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। एरिया का जो मेजरमेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के मेजरमेंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको वॉल्यूम को मेजर करना है, ठीक है, तो आपको मास का मेजरमेंट पता होना चाहिए, मास को मेजर करने आना चाहिए। और मास यहाँ पे क्या है, तो मास यहाँ पे आपका फंडामेंटल है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से बोलो कि भाई वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट के लिए, ठीक है, जिसको मेजर करने के लिए अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेजरमेंट की आवश्यकता पड़े, तो उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड बोलते हैं, ठीक है। और कितने होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। याद रखिएगा, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, है ना, मोमेंटम हो गया, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। मोमेंटम हो गया आपका, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। और हम लोग जितने भी है ना, सारे के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, भाई क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है, ठीक है। अच्छा,
यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। और ये ध्यान रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, और एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन यू। अब देखो एन तो आपने समझ लिया कि भाई मैग्नीट्यूड। अब बात आती है यू की। अब किसकी बात आती है, यू की, कि भाई यू क्या होता है, ठीक है, यू। अब देखो आ जाओ भाई, यू, यू यानी यूनिट, यू यानी यूनिट, यानी अब हमको किसके बारे में डिस्कस करना है, तो अब हमको यूनिट के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल तरीके से क्या भैया, यूनिट। अब देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है, कोई भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं, ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं, ठीक है, इन स्टैंडर्ड नोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। फिर से एक बार, फिर से, तो भैया फिजिकल क्वांटिटी तो हमने समझ लिया है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इनको नोटेट करने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उन्हें स्टैंडर्ड नोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड नोटेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिट, ठीक है। उन्हें स्टैंडर्ड नोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और लोग के ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो अब कैसे कैसे यूनिट, ठीक है। तो देखो लेंथ है, लंबाई। अब लंबाई के लिए क्या क्या यूनिट्स होता है यूज, मीटर भी होता है, फुट भी होता है, इंच भी यूज किया जाता है मास के लिए, ठीक है। मास के लिए क्या होता है, देखिए यूनिट बहुत सारे होते हैं और हम टोटल डिस्कस भी करेंगे कि भाई लेंथ के लिए कौन कौन सा यूनिट है ना। अब देखिए बहुत सारा लेंथ होता है जिसको हम लोग इजीली माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे, है ना, एकदम माइन्यूट डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप सिंपल जान लो कि यूनिट क्या होता है। फिर से एक बार, तो फिजिकल क्वांटिटी को नोटेट करने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, और वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन स्टैंडर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब देख लो कि भैया लेंथ के लिए हम लोग यूजुअली क्या यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं, ठीक है, फुट का यूज करते हैं या इंच का। मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम का यूज करते हैं या पाउंड का। समय के लिए, टाइम के लिए सेकंड का या तो मिनट का या तो घंटा का। टेम्परेचर के लिए या तो फ़ारेनहाइट का या तो केल्विन का हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। तो मीटर जहां भी लग गया तो समझ लो कि भाई लेंथ की बात हो रही है, फुट जहां लग गया तो समझ लो कि लेंथ की बात हो रही है ना, जहां भी सेकंड लग गया तो समझ लो कि टाइम की बात हो रही है। तो वैसे स्टैंडर्ड्स जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी को, एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं यूनिट, ठीक है। अब देखिए अब यूनिट की खासियत क्या क्या होनी चाहिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यूनिट तो हमने समझ लिया, अब जो यूनिट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, तो यूनिट जो होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। यूनिट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या, जैसे जैसे थोड़ा फील करो, आप समझो यहाँ पे, जैसे हमने बता दिया कि भाई लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मीटर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी मीटर का डेफिनेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मीटर का डेफिनेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट है तो यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, यानी इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या, तो साइज सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। साइज जो होना चाहिए सुटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम बड़ा हो जाए, ठीक है। सुटेबल साइज होना चाहिए, एकदम क्लियर हो गया। डिफाइंड होना चाहिए, सुटेबल साइज होना चाहिए, है ना। रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या, कि भाई हम लोग उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट कर पाए। जैसे देखो यहाँ पे मान लो मीटर है, अब मीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेंटीमीटर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो मीटर था इसको हमने एक बार सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर इसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर इसको हम लोग किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब उसको हम लोग अदर फॉर्म में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी रिप्रोड्यूसिबल, क्या चीज, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ठीक है। इनवेरिएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज लेंथ का यूनिट मीटर है और कल हम दूसरा कुछ ले लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इनवेरिएबल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनवेरिएबल होना चाहिए, एकदम क्लियर है। अच्छा, इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए, मतलब परमानेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो कि मीटर जो है वो इंडिया में चल रहा है जो कि आपका यूएसए में नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर लेंथ का यूनिट मीटर है तो हर जगह यानी इंटरनेशनल ऑल ओवर कंट्री में वही यूनिट एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अच्छा और कुछ है जैसे क्या, तो भैया ये जो है बदलने नहीं चाहिए। ठीक है, शुड नॉट चेंज। ठीक है, शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन। ठीक है, शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये सब क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। किसके कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है किसके किसके, तो भैया यूनिट के। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यूनिट भी समझ आ गया होगा कि यूनिट क्या होता है। ठीक है, और यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा क्या, कि एन और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, एन और आपका यहाँ पे क्या था, देखिए आपको हमने बताया कि x इक्वल टू क्या होता है, एन यू होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एन और यू में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गई बात, किसकी बात हो गई भाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट की बात हो गई, है ना। अब देखिए, अब क्या, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जो है किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब देखिए तीन सिस्टम्स हैं। ठीक है, यानी तीन तरीके से यानी देयर आर थ्री वेज टू एक्सप्रेस यूनिट्स, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। तीन यूनिट्स होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है आपका सीजीएस, है ना, फिर होता है आपका एमकेएस, और तीसरा होता है एफपीएस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों यूनिट्स के बारे में यानी सीजीएस के बारे में, एमकेएस के बारे में, एफपीएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक जो जो हमने आपको बताया सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, और यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे, एक दो पॉइंट और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे। जैसे क्या भैया, ठीक है, जैसे कि भाई यूनिट कौन डिसाइड करता है। ठीक है, यूनिट जो होता है ये कौन डिसाइड करता है, तो याद रखिएगा एक संस्था होता है, ठीक है, जिसका नाम है BIPM। ठीक है, एक संस्था है जिसका नाम क्या है, BIPM। BIPM का मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। ठीक है, ये एक संस्था है जो कि फ्रांस पेरिस में है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, फ्रांस पेरिस में है। तो ये जो संस्था है ये यूनिट के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होता है वही लेता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल हो गया। ठीक है, अच्छा हमारे देश में क्या है, तो हमारे देश में है NPL। ठीक है, NPL यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, इसको NMI भी कहा जाता है, नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में। ठीक है, तो ये याद रखिए कौन डिसाइड करता है, यूनिट, है ना, यानी यूनिट में अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो कौन डिसीजन लेता है, तो वो BIPM डिसीजन लेता है। ठीक है, BIPM। ठीक है, खैर वापस टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो याद रखिएगा तीन सिस्टम होते हैं यूनिट के। ठीक है, यूनिट के तीन सिस्टम्स होते हैं। पहला सिस्टम सीजीएस सिस्टम, फिर MKS, फिर FPS। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं, सीजीएस। ठीक है, देखिए सबसे पहला सिस्टम क्या है, दैट इज CGS सिस्टम। याद रखिएगा सबसे पहला सिस्टम CGS सिस्टम। ठीक है ना, ये जो CGS सिस्टम है, ठीक, ये जो CGS सिस्टम है इसका मतलब क्या, तो CGS सिस्टम का मतलब है भाई, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब क्या चीज, ग्राम, और S का मतलब क्या चीज, सेकेंड। फिर से CGS यानी C यानी सेंटीमीटर, G यानी ग्राम, और S यानी सेकेंड। ठीक है ना। अच्छा, इस सिस्टम को गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। याद रखिएगा इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के बारे में, ठीक है, इस सिस्टम के बारे में कार्ल्स गॉस ने, ठीक है, कार्ल्स गॉस ने, इनका पूरा नाम था कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस। तो इस सिस्टम के बारे में कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। दैट इज वाई इस सिस्टम को गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर किसके लिए है, तो ऑब्वियस है कि भाई लेंथ के लिए होगा। ग्राम किसके लिए है, तो मास के लिए होगा। और सेकेंड यानी टाइम, है ना, सेकेंड यानी क्या चीज, टाइम। तो याद रखिएगा सबसे पहला सिस्टम कौन सा है, तो भैया सबसे पहला सिस्टम है CGS सिस्टम।
ठीक है। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको गॉजन सिस्टम भी बोलते हैं। और इसके अंडर में क्या आता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आता है, ठीक है ना। चलिए और कुछ यानी व्हाट? दूसरा सिस्टम, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या है? एमकेएस, ठीक है। इस सिस्टम को भी फ्रांस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम को भी फ्रांस ने ही क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। और इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। यानी याद रखिएगा, एमकेएस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एम का मतलब क्या हो गया? मीटर। एम का मतलब मीटर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकेंड, ठीक है। मीटर यानी लेंथ के लिए है, किलोग्राम यानी मास के लिए है ना। मीटर यानी लेंथ के लिए है, किलोग्राम यानी मास के लिए है, और सेकंड आपको पता है कि भैया क्या चीज? टाइम, ठीक है। सेकंड किसके लिए है? टाइम के लिए। और लोग के ना एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। अगला है हमारा है एफपीएस, ठीक है। लेकिन एफपीएस से पहले हम यहाँ पे एक दो पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। वो क्या है भैया? तो हमने दो पॉइंट तो डिस्कस कर लिया, हमने सीजीएस सिस्टम देख लिया और हमने एमकेएस सिस्टम देख लिया, ठीक है। ये जो दोनों सिस्टम है, यानी ये जो आपका सीजीएस है और आपका जो एमकेएस सिस्टम है, ठीक है, इसको मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। ये याद रखिएगा हमेशा। सीजीएस सिस्टम को और एमकेएस सिस्टम को क्या कहा जाता है? मैट्रिक सिस्टम, या इसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इसको जो है डेसिमल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। क्यों? ये भी एक प्रश्न आता है, क्यों? क्योंकि हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो दोनों यूनिट्स है ना, ये जो आपका एमकेएस जो है और आपका जो सीजीएस है, ठीक है, ये जो दोनों है आपके पावर ऑफ 10 से रिलेटेड है। पावर ऑफ 10 से क्या है? रिलेटेड है। दैट इज वाई इनको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है, या इनको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। और लोग की ना एकदम क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट हमारा है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम के बारे में किसने बताया था? किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया था। याद रखिएगा, एफपीएस सिस्टम के बारे में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो एफपीएस सिस्टम के बारे में ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और क्योंकि ब्रिटेन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज वाई इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, ठीक है। इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है, इसको जो है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? तो भैया इसमें आता है फुट, किसके लिए? लेंथ के लिए। पाउंड आता है किसके लिए? तो मास के लिए। सेकंड किसके लिए आता है? तो टाइम के लिए आता है ना, यानी एफपीएस। और लोग ना, अच्छा एक चीज यहाँ पे हम और ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। क्या भैया? तो एफपीएस जो है ना, ये धीरे धीरे यानी डे पर डे इसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। एफपीएस की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि इसमें एक दो प्रॉब्लम है। जैसे क्या? ये मल्टीपल नहीं है ना। आप बोल सकते हो कि इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो, ठीक है, यानी मान लो कि फुट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो मीटर में या सेंटीमीटर में, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। थोड़ा सा क्या है? इनकन्वीनियंट है, ठीक है। तो दैट इज वाई थोड़ा सा लेंदी आप बोल सकते हो, ठीक है। दैट इज वाई इसका धीरे धीरे जो है ना, इसका जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, ठीक है। तो यूजुअली क्या चल रहा है आपका? तो सीजीएस और एमकेएस, ठीक है, दोनों इंटर कन्वर्टिबल है ना। दोनों क्या है आपके? इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। दैट इज वाई इनको डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है, इनको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है अभी तक हमने जो जो समझा, जो जो डिस्कस किया, आपको सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है ना। यहाँ तक चलिए, अब क्या? अब जो है हम लोग एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में भैया? तो एसआई यूनिट्स के बारे में, ठीक है। देखिए, ये जो एसआई यूनिट है ना, ये जो एसआई यूनिट है, इसको 1971 में यानी 1971 में, याद समझिएगा ध्यान से, ये आपका जो सिस्टम है यानी जो एसआई सिस्टम है, इसको 1971 में एक्सेप्ट किया गया है ना। 1971 में इसको लाया गया, मतलब आप बोल सकते हो कि दुनिया के सामने लाया गया, ठीक है। अच्छा, इसको किसने डेवलप किया? यानी ये जो सिस्टम है, एसआई सिस्टम जो है, इसको किसने डेवलप किया? तो इसको CGWM, यहाँ पे हम लिख देते हैं CGWM ने डेवलप किया। अब CGWM क्या है? तो CGWM का यहाँ मतलब है कॉन्फ्रेंस, है ना, कॉन्फ्रेंस, या आप इसको ऐसे बोल दो, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन, कहाँ पे भैया? ऑन वेट एंड मेजर, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ठीक है ना।
तो ये जो है आपका CGWM में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो 1971 में क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ो आप यहाँ पे। इन 1971 यानी 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर यानी CGWM हेल्ड इट्स मीटिंग। उन्होंने एक मीटिंग होता है वहां पे, यानी CGWM का एक मीटिंग होता है। कब होता है? 1971 में एक मीटिंग होता है। ठीक है ना? अच्छा, और वहां पे क्या होता है? एक नया सिस्टम डिसाइड किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? तो इंटरनेशनल यूज के लिए, फॉर इंटरनेशनल यूजेस। तो और वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम को क्या कहा गया? तो भैया उस सिस्टम को SI सिस्टम कहा गया। ठीक है ना? उस सिस्टम को क्या कहा गया? तो उस सिस्टम को बोला गया SI सिस्टम। याद रखिएगा, उस सिस्टम को क्या बोला गया? SI सिस्टम। ठीक है ना? अच्छा, ये जो SI सिस्टम है, ठीक है, ये जो है SI सिस्टम है, इसको रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, SI सिस्टम को, ठीक है, रेशनलाइज्ड, ठीक है, रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है ना? अच्छा, इस सिस्टम को क्या बोला गया? इस सिस्टम को बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और इसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम लोग SI से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल कितने यूनिट्स होते हैं? तो इसमें आपके टोटल 7, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 इसमें आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। याद रखिएगा, SI सिस्टम में, फिर से SI सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, टोटल जो है आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं? ये जो 7 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है, जो हमने आपको यहाँ पे बता भी रखा है। देखो यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, कहाँ पे भैया? ये देखो यहाँ पे कि भैया लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर है ना। उसके अलावा यानी इन 4 के अलावा ये 3 है आपका, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो ये टोटल आपके क्या है? 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं या 7 SI यूनिट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सा? तो भैया पहला लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। कितने हो गए टोटल? काउंट कर लो। ये 3 6 और ये कितना? 7, यानी टोटल कितने हो गए? 7। लेंथ का यूनिट मीटर। याद रखिएगा, लेंथ का मीटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो M से। मास का किलोग्राम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो kg से। टाइम का सेकंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो S से, है ना। S या SEC भी चलता है, दोनों चलता है। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर का केल्विन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से। ठीक है, और केल्विन का पूरा नाम क्या था? लॉर्ड केल्विन। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जब हम लोग गैस लॉ पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर यानी एंड्रे मेरी एम्पियर, है ना। लुमिनस इंटेंसिटी यानी कैंडला किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो CD से। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी मोल यानी MOL। ठीक है, तो ये क्या हो गए? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और डिराइव यूनिट्स हमने आपको बता रखा है कि भाई इन 7 से, ठीक है, यहाँ पे देखिए डिराइव यूनिट, आ जाओ भैया डिराइव यूनिट जल्दी से। ठीक है, देखिए ये आ गया डिराइव यूनिट, यानी ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये जो 7 SI यूनिट्स हैं, इन सातों के थ्रू जो यूनिट डेवलप होगा, जो यूनिट्स निकल के आएगा, उन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, उन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट्स। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि भाई यूनिट क्या होता है, SI यूनिट्स क्या होते हैं, कब इंट्रोड्यूस किया गया, किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना, अच्छा, अब क्या? अब हम लोग जो है यहाँ पे 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं लेंथ के बारे में, मास के बारे में और टाइम के बारे में। ठीक है, देखिए लेंथ, मास, टाइम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, इसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, है ना, और ये इसका यूनिट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है और सेकंड क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्यों डेफिनेशन पर फोकस कर रहे हो। देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था, किस में बताया था? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट में बताया था कि भाई यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए। यूनिट जो है आपका, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए। ठीक है ना, दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, किसको डिफाइन करेंगे? मीटर को। ठीक है, फिर किसको? किलोग्राम को, फिर सेकंड को। ठीक है, देखिए हमने ऑलरेडी सारे यूनिट्स को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक वीडियो में सारे जितने भी आपके यूनिट्स हैं, ठीक है, जो सिस्टम है, मतलब कंप्लीट हम लोग जो है ना, हमने जो है कंप्लीट एक यूनिट एंड डायमेंशन पर वीडियो बना रखा है। एक बार आपने उसको भी चेक कर लेना है।
ठीक है। और ये जो वीडियो है ये हम दोबारा से बना रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है जो उसमें क्लियर नहीं हुआ होगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। तो हम लोग केवल इस लेक्चर में केवल इन तीन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग डिफाइन करेंगे केवल मीटर को, किलोग्राम को और सेकंड को। ठीक है, बाकी का डेफिनेशन हमने उस लेक्चर में कर रखा है, तो आपने वहां से बाकी को क्या कर लेना है, देख लेना है। ठीक है ना, चलिए तो क्या डिस्कस कर लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए भाई मीटर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, मीटर क्या होता है, तो मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458। ठीक है, नंबर याद रखिएगा, क्या नंबर है भैया, तो 299,792,458, यानी सेकंड के ध्यान से सेकंड के इतने हिस्से में, यानी 299, ठीक है, 299,792,458 हिस्से में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा उस डिस्टेंस को क्या बोला गया है, उस डिस्टेंस को बोला गया है मीटर। फिर से क्या भैया, तो मीटर क्या होता है, तो मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ यानी डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ यानी व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458, यानी सेकंड के इतने पार्ट में, यानी एक सेकंड के इतने पार्ट में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर। ठीक है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर। और ये जो डेफिनेशन है 1983 में 1983 में एक्सेप्ट किया गया था। याद रखिएगा, ये जो डेफिनेशन है कब दिया गया था या कब एक्सेप्ट किया गया था, आप एक्सेप्ट बोलो। ठीक है, ये डेफिनेशन कब एक्सेप्ट किया गया था, तो 1983 में ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन था कब डिसाइड हुआ था, तो इस 17वां यानी 17th जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी 17th कॉन्फ्रेंस जो हुआ था किसका, CG, ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, तो उसमें ये डेफिनेशन डिसाइड किया गया था। क्या भैया, मीटर, तो मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ कितना, 1/299,792,458। ठीक है, ये हो गया मीटर। अच्छा, अगला क्या, अगला किलोग्राम। अगला क्या चीज, किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए किलोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो किलोग्राम जो है एक सिलेंडर के मास का वजन है। ठीक है, किलोग्राम जो है एक प्रोटाइप यानी एक सिलेंडर है ना, एक क्या है, सिलेंडर है जो कि प्लैटिनम और इरिडियम का बना हुआ, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम क्या है, किसका यूनिट होता है, तो मास का यूनिट होता है। ठीक है, तो किलोग्राम जो है ये उस सिलेंडर का मास है। ठीक है, ये उस प्रोटाइप का मतलब नमूना, एक सिलेंडर का नमूना है। ठीक है, उस प्रोटाइप सिलेंडर का मास है जो प्लैटिनम और इरिडियम से बना हुआ है। ठीक है, जो प्लैटिनम और इरिडियम से बना हुआ है, और जो कहां पे रखा गया है, तो जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है, ये जो संस्था है ना, और ये जो संस्था के बारे में हमने आपको बता रखा है, ये संस्था क्या करती है, संस्था डिसाइड करती है यूनिट से रिगार्डिंग, यूनिट एंड मेजरमेंट से रिगार्डिंग रिलेटेड कोई भी डिसीजन यही संस्था लेती है। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेंडर है, यानी ये जो आपका प्रोटाइप सिलेंडर है जो कि किससे बना हुआ है, प्लैटिनम और इरिडियम से बना हुआ है, ये कहाँ पे रखा गया है, ये आपका BIPM में रखा गया है। ठीक है, और BIPM यानी कहाँ पे, फ्रांस, पेरिस में ये आपका सिलेंडर रखा गया है। तो इस सिलेंडर के मास को ही क्या बोला गया है, किलोग्राम बोला गया है। ठीक है, इस सिलेंडर के मास को ही क्या बोला गया है, किलोग्राम बोला गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको किलोग्राम भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक दो प्रश्न आपके मन में आ सकता है, क्या, जैसे तो वही प्लैटिनम और इरिडियम का क्यों बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्लैटिनम और इरिडियम से इसीलिए बना हुआ है ताकि वो आसानी से कोरोड ना हो, यानी डू नॉट कोरोड इजिली। ठीक है, डू नॉट कोरोड क्या चीज, इजिली, वो आसानी से खराब ना हो, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पे हम और ऐड करना चाहेंगे, क्या, कि भाई ये जो डेफिनेशन है किलोग्राम का, ये पिछले साल चेंज किया गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया है, दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा, अगला क्या, अगले से पहले थोड़ा इसको देख लो आप। ठीक है, अगले से पहले इसको थोड़ा देख लो आप। तो ये वो सिलेंडर है, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला सिलेंडर, ये सिलेंडर है। तो इसी के मास को क्या बोला गया है, तो इसी के मास को बोला गया है केजी। ठीक है, इसी के मास को क्या बोला गया है, केजी। देखिए ये उसका बड़ा पिक्चर है,
ठीक है, ये किसी से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका प्लेटिनम यानी पीटी और इरिडियम एलॉय से बना हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और इसी के मास को क्या बोला गया है? इसी के मास को क्या बोला गया है? केजी बोला गया है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक प्रोटोटाइप सिलेंडर है। ठीक है, एक नमूना सिलेंडर जो कि इरिडियम और प्लेटिनम से बना हुआ है और इसी के मास को, ठीक है, इसी के मास को क्या बोला गया है? तो केजी बोला गया है। और लोग के ना यहां तक क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब अगला क्या? अगला है सेकंड। ठीक है, अगला क्या चीज? सेकंड। ठीक है, देखिए सेकंड को भी अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, और इसको हमने जो प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है उसमें हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। सेकंड को हमने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो एक बार आपने उसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये डेफिनेशन क्या है सेकंड का? तो 1 सेकंड इज द टाइम टेकन बाई कितना भैया? तो 9192। फिर से एक बार नंबर याद रख लो, 9192 631770। फिर से 9192 631770 ऑसिलेशन ऑफ द लाइट इमिटेड बाई सेसियम 133 एटम। ठीक है, सेसियम 133 क्या चीज? एटम। यानी 1 सेकेंड क्या होता है? तो 1 सेकेंड क्या होता है भैया? तो ये जो सेसियम 133 है, ठीक है, ये जो सेसियम 133 है, इससे जो लाइट निकल रहा है ना, इससे जो क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है। अच्छा, कितने पे? कितने ऑसिलेशन पर? तो इतने ऑसिलेशन पर। ठीक है, इतने ऑसिलेशन में से जो आपका लाइट निकल रहा है, ठीक है, उस टाइम को क्या बोला गया है? उस टाइम को बोला गया है सेकेंड। ठीक है ना, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने लेंथ का यूनिट यानी मीटर हमने डिस्कस कर लिया, हमने किलोग्राम को डिस्कस कर लिया और हमने सेकंड को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ आया, ठीक है, तो हमने आपको जो पिछला क्लास में है, हमने आपको इसको यानी सेकंड को अलग अलग तरीके से डेफिनेशन डिफाइन कर रखा है, आपने एक बार उसको चेक कर लेना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे, देखो अब जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो है, जो आपका एसआई यूनिट है, इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट तो है, इसके साथ साथ यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। यहाँ पे जो 2 हैं आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। ठीक है, और वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, एक होता है आपका रेडियन, दूसरा होता है स्टेडियन। ठीक है, रेडियन और स्टेडियन। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, क्या भैया? तो यहाँ पे हमने केवल इन 3 को ही डिफाइन किया। यहाँ पे हमने केवल इन 3 को, यानी हमने केवल मीटर को, किलोग्राम को और सेकंड को ही डिफाइन किया। ठीक है, बाकी का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो एक बार आपने उसको जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या? अब जो बाकी के जो यूनिट्स हैं यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं, अब हम उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने होते हैं? तो 2। याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या? रेडियन। ठीक है, और रेडियन किसका यूनिट होता है? तो याद रखिएगा, प्लेन एंगल का। ठीक है, रेडियन किसका यूनिट होता है? तो रेडियन होता है प्लेन एंगल का यूनिट। ठीक है, अच्छा रेडियन क्या होता है? तो सिंपल आप समझ लो कि रेडियन क्या होता है? एक कांस्टेंट एंगल होता है। ठीक है, रेडियन क्या होता है? एक कांस्टेंट एंगल होता है जो कि सर्कल के सेंटर पर बनता है। और कब बनता है? जब आपका एल और आर दोनों बराबर हो, यानी ये जो लेंथ ऑफ आर्क है आपका और ये जो रेडियस है, जब दोनों बराबर होगा तो सेंटर पर जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रेडियन है ये हमने ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है, ये जो है हमने ट्रिगोनोमेट्री में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो आप ट्रिगोनोमेट्री वाला प्लेलिस्ट चेक कर लोगे, उसमें आपको अच्छी तरीके से रेडियन मिल जाएगा। रेडियन ही नहीं मिलेगा आपको, उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने एक बार उसमें चेक कर लेना। ठीक है, फिलहाल आप सिंपल समझ लो कि रेडियन क्या होता है? रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन L इक्वल टू R। ठीक है, अगला क्या है? स्टेडियन। स्टेडियन किसका यूनिट होता है? तो स्टेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। याद रखिएगा, स्टेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, अच्छा होता क्या है स्टेडियन? है ना, होता क्या है और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम लोग SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्टेडियन क्या होता है? तो स्फीयर के सेंटर पर, ठीक है, स्फीयर हो गया आपका, मान लो स्फीयर हो गया कोई, है ना, स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनता है, स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनता है, ठीक है, स्फीयर के सेंटर पर जो क्या करता है? एंगल बनता है। ठीक है, और कब बनता है? जब आपका एरिया, ठीक है, जो एरिया एंगल बना रहा है और आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर जब बराबर होगा तो क्या? तो स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनेगा
उस एंगल को क्या बोलेंगे? स्टेडियन। उस एंगल को क्या बोलेंगे? स्टेडियन। ठीक है, और ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, देखिए स्टेडियन क्या होता है, तो स्टेडियन एंगल होता है। स्टेडियन क्या होता है? एंगल होता है। कहाँ पे एंगल होता है? तो स्फीयर के सेंटर पे। तो एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड। ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द, कहाँ पे? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, इस डायग्राम को देखो, ये जो मान लो कि एक स्फीयर का टुकड़ा है, ये स्फीयर का क्या है? टुकड़ा है। ठीक है, तो अगर ये वाला पोर्शन यानी ये वाला पूरा पोर्शन यानी ये आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पोर्शन यानी कितना? आर स्क्वायर, ये पोर्शन और ये पूरा पोर्शन अगर बराबर होगा तो सेंटर पर एक एंगल बनेगा, यानी स्फीयर के सेंटर पर एक एंगल बनेगा। ठीक है, और वो जो एंगल होगा उस एंगल को क्या बोलेंगे? स्टेडियन बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम लोग एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम लोग ओमेगा, ये देखिए सिंबल होता है किसका? ओमेगा। इसको हम लोग ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ओमेगा का मतलब क्या होता है? तो एक्यूरेसी होता है। याद रखिएगा, ओमेगा का मतलब क्या होता है? तो एक्यूरेसी होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया? दोनों यूनिट्स हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया? दोनों यूनिट्स डिस्कस कर लिया कि भाई सप्लीमेंट्री यूनिट डिस्कस कर लिया, और ये सब हमने डिस्कस कर लिया कि भाई यूनिट क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। हमने साइंस डिस्कस कर लिया, हमने फिजिक्स को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब क्या? अब कुछ बेसिक बातें वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा किसके रिगार्डिंग? तो राइटिंग एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट को लिखने के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या? जैसे क्या भैया? तो यहाँ पे पढ़ो पहला कि भाई फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन यानी क्या? यानी क्या भैया? जो यूनिट, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, यानी अगर हमको यूनिट लिखना होगा तो हम लोग इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, ये न्यूटन नहीं लिखेंगे, ये गलत है। हम लोग हमेशा इस प्रकार से लिखेंगे। एम्पियर लिखना होगा तो हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कैपिटल लेटर से लिखना होगा कूलम तो नहीं लिखेंगे, हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये पहला पॉइंट है। फिर से जब भी हमको यूनिट लिखना होगा, अच्छा न्यूटन किसका यूनिट होता है? तो आपको पता है कि भाई फोर्स का यूनिट होता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन हम लोग कैपिटल एन नहीं लिखेंगे, हम लोग स्मॉल एन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? तो आपको पता है कि भैया एम्पियर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल एम, कैपिटल एन से, कैपिटल एस से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्मॉल एस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो आपको पता है कि कूलम होता है, तो हम लोग उसको स्मॉल सी से स्टार्ट करेंगे, ना कि हम लोग कैपिटल सी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगला, अगला क्या भैया? अगला रूल देख लो आप। ठीक है, कि हम लोग जो है, ठीक है, हम लोग जो है न्यूटन के जगह पे, न्यूटन की जगह पे हम लोग एन लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन लिख सकते हैं। केल्विन की जगह पे के लिख सकते हैं। ठीक है, एम्पियर की जगह पे ए लिख सकते हैं, कूलम की जगह पे सी लिख सकते हैं। यानी क्या? यानी ये पढ़ लो एक बार, सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, ये एम्पियर है, तो एम्पियर का पूरा नाम क्या है? एंड्रे मेरी एम्पियर। ठीक है, तो आप एम्पियर कैपिटल नहीं लिख सकते हो, लेकिन उसका जो सिंबल है वो शॉर्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये हो गया पॉइंट नंबर 2, इसको आप जरूर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि भाई मीटर को आप क्या लिखोगे? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करोगे, यानी यूनिट जो है ना उसको आप स्मॉल लेटर से ही लिखोगे। जो भी यूनिट्स होगा उसको आप स्मॉल लेटर से ही लिखोगे, यानी सेकंड को स्मॉल लेटर से एस, यानी कैपिटल आपको नहीं लिखना है। किलोग्राम है यानी केजी, कैंडल है यानी सीडी, यानी आपको स्मॉल लेटर ही लिखना है। ठीक है, आपको कैपिटल लेटर नहीं लिखना है। ठीक है, अगला रूल क्या है? तो अगला रूल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? 10 केजी है ना, यहाँ पे क्या है? 10 केजी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 5 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? ठीक है, हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो पहले इन दोनों को अब ध्यान से देखो, क्या ये 10 केजी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और यहाँ भी 10 केजी है, तो क्या इन दोनों 10 केजी में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है ना? क्या ये दोनों 10 केजी जो है, इन दोनों 10 केजी में आपको डिफरेंस दिख रहा है? ठीक है, ये देखो पहले फील करो, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लो पहले। ठीक है, आप थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लो, तब आपको फील आएगा, समझ आएगा। ठीक है, ये देखो थोड़ा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे एकदम गैप नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप यूनिट लिखोगे तो थोड़ा गैप आपको देना ही पड़ेगा, यानी 5 स्लैश नहीं, स्पेस बोलो आप, 5 मतलब आपको सटा के नहीं लिखना है। देखो इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है। आपको
स्पेस दे के ही लिखना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यानी जब भी आप एसआई यूनिट्स लिखो तो ये सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे मीटर होता है तो उसका मीटर्स प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। 14 केजी है तो उसका केजीज नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। 20 सेकेंड है तो 20 सेकेंड से नहीं होता है, मतलब प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। केल्विन है तो केल्विन्स नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कब? जब आप एसआई यूनिट्स लिखोगे तब, ठीक है। ये हो गए 5 पॉइंट। अगला क्या, अगला देख लो थोड़ा, कि फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट। फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट। यहाँ पे देखो, पहले इन देखो, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? तो यस डिफरेंस है, यहाँ पे फुल स्टॉप है जबकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। तो आपको फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करना है, यूनिट लिखने के बाद आपको फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे देखो फुल स्टॉप है जो कि नहीं करना आपको, यहाँ भी नहीं करना, यहाँ भी नहीं करना है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कब? जब भी आप एसआई यूनिट्स लिखोगे तब, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? यानी हमने टोटल 6 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। सातवां देखो, सातवां क्या है कि नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द सिंबल्स फॉर यूनिट्स, बिटवीन द सिंबल्स फॉर यूनिट। जैसे यहाँ पे क्या है, जूल सेकेंड है तो इसमें आपको गैप नहीं देना है। देखो यहाँ पे क्या है, गैप दिया यानी गलत है। न्यूटन मीटर है तो आपको सटा के लिखना है, ठीक है। ये क्या है आपका गलत है, यहाँ पे स्पेस है ना। यहाँ पे वोल्ट और एम्पियर है यानी सटा के लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो स्पेस है यानी गलत है। यानी जब भी आप यूनिट्स लिखोगे, अच्छा ये सब कौन से यूनिट्स हैं? तो आप बोल सकते हो कि डिराइव यूनिट्स है ना। ये सब जो है कौन से यूनिट्स हैं? तो ये डिराइव यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इनमें क्या करना, आपको गैप नहीं देना है, आपको सटा के लिखना है, ठीक है। यानी देयर इज नो स्पेस बिटवीन जूल एंड सेकेंड। चलिए, ये तो हो गए 7 पॉइंट्स, है ना। एक बार हम क्या करते हैं, 7 पॉइंट को समराइज कर लेते हैं। पहला क्या था कि भाई आप जब भी आप नाम लिखोगे पूरा, ठीक है, तो कैपिटल से स्टार्ट नहीं करोगे, आपको हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करना है, ठीक है। सेकंड क्या, सेकंड भैया आप जो है जब भी पूरा का नाम अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो डायरेक्टली आप कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्या, तो थर्ड जो है मीटर को आप एम लिख सकते हो, ठीक है। किलोग्राम को आप केजी लिख सकते हो। चौथा क्या, चौथा जो है आप 10 के बाद अगर आप एन लिखते हो और यू लिखते हो तो यहाँ पे आपको स्पेस देना पड़ेगा, एन स्पेस यू, ठीक है। आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते, यानी ये सही है ये गलत है ना। यहाँ पे आप इस प्रकार से एन और यू नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, यानी पांचवा क्या कि भाई आप जो है मीटर का प्लूरल यूज नहीं कर सकते, यानी बहुत सारे यूनिट्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, पॉइंट 6 क्या कि भाई आपको यूनिट के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है। उसके बाद क्या कि भाई आपको अगर डिराइव यूनिट्स आप लिख रहे हो, अगर आप 2 यूनिट्स को साथ लिख रहे हो तो उसमें आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है, उसमें आपको स्पेस नहीं देना है। चलिए, ये तो हो गए 7 पॉइंट्स रिगार्डिंग किसके, रिगार्डिंग राइटिंग एसआई यूनिट्स, ठीक है। और इनको आपने जरूर ध्यान देना है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब क्या, अब कुछ प्रीफिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अब इनको एक बार आप देख लो और इनको आप याद कर लेना, ठीक है। इनको आप देख लो और इनको आप क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये क्या है, डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो, जेप्टो, यक्टो, ठीक है। और ये किस प्रकार से है, तो ये निगेटिव में है। ये किस प्रकार से है, निगेटिव में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो आपका ये क्या हो गया, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात आती है कन्वर्जन की, है ना। एक बात आती है क्या चीज, कन्वर्जन की। और कन्वर्जन हमने आपको बता रखा है, ठीक है। हमने एक ट्रिक उसमें बता रखा है कि भाई किस प्रकार से कन्वर्ट करा जाता है किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, वो हमने बता रखा है। तो वो आप एक बार चेक कर लोगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए एसआई प्रीफिक्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एसआई प्रीफिक्स के कुछ यूजेज के, ठीक है। जैसे देखो, जैसे क्या, जैसे आपको करंट जो मिलेगा ना, करंट आपको मिलेगा मिली एम्पियर में, ठीक है। करंट आपको कैसे मिलेगा, तो करंट आपको मिली एम्पियर में मिलेगा। तो मान लो कि करंट आपको मिला, ठीक है, मान लो कि आपको आई यानी वोट, करंट आपको मिला 3 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मिली का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मिली क्या है, आपका प्रीफिक्स है। और मिली का मतलब क्या होता है, देख लो यहाँ पे, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, ठीक है। ये मिली है यहाँ पे, और मिली का मतलब कितना, 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 3 मिली एम्पियर का मतलब कितना, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए पोटेंशियल मिलता है
और पोटेंशियल कितना मिलता है, तो पोटेंशियल आपको मिलता है 5 माइक्रोवोल्ट का, है ना, 5 माइक्रो क्या चाहिए, वोल्ट का। तो आपको माइक्रो का पता होना चाहिए कि भाई माइक्रो प्रीफिक्स आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई माइक्रो यानी क्या चाहिए, 10⁻⁻�6, है ना, यानी इतना क्या हो गया, वोल्ट हो गया। ठीक है, फिर अगर अब मान लीजिए आपको इस तरह का समय दिया जाता है भाई 8 नैनो सेकेंड, है ना, 8 नैनो सेकेंड, तो नैनो यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है, और आपको नैनो का मतलब पता होना चाहिए कि भाई 10⁻⁻9 सेकेंड। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मान लो लेंथ है, तो लेंथ गिवन है आपका 6 पिकोमीटर, तो आपको पिको पिको का प्रीफिक्स पता होना चाहिए। पिको यानी कितना, 10⁻12, 5 किलोमीटर है मान लो। ठीक है, लेंथ मान लो किसी चीज का लेंथ कितना है, 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर यानी कितना आपको पता होना चाहिए भाई, किलोमीटर यानी कितना, 10⁻3, 7 मेगावाट है। ठीक है, मान लो पावर है ना, पावर है, और पावर कितना है, 7 मेगावाट है, तो आपको मेगा का मतलब पता होना चाहिए। तो मेगा का मतलब क्या चाहिए, 10⁻6। ठीक है, तो ये यूजुअल प्रीफिक्स हो गए जो यूजुअली यूज होते हैं। ठीक है, ये जो हो गए कुछ प्रीफिक्स हो गए, जैसे मिली हो गया, है ना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो, मेगा, ये ऐसे प्रीफिक्स हो गए जो यूजुअली यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई बात, क्या भैया, प्रीफिक्स हमने देख लिया, हमने एसआई प्रीफिक्स देख लिया, और ये सब आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, और कैसे इसको कन्वर्ट करा जाता है वो हमने ऑलरेडी बता रखा है, एक बार आपने जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें हमने आपको एक ट्रिक बता रखा है कि भाई किंग डाइड बाई ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, है ना, किंग हेनरी डाइड बाई ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। ठीक है, और वो बहुत अच्छा सा ट्रिक है, उसके थ्रू आप कोई भी कन्वर्जन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स यानी प्रैक्टिकली हम लोग लेंथ के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं, मास के लिए प्रैक्टिकल कौन सा यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी क्या, हम लोग जो है अब क्या करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किसको मेजर करने के लिए, तो लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या, जैसे बैक्टीरियाज है ना, तो बैक्टीरिया का लेंथ मापने के लिए माइक्रोन का यूज करा जाता है, माइक्रोन। ठीक है, और माइक्रोन यानी कितना, 10⁻⁻6 मीटर, याद रखिएगा, एक माइक्रोन में कितना, 10⁻⁻6 मीटर। अच्छा, मॉलिक्यूल्स का अगर लेंथ नापना होगा तो नैनोमीटर का यूज किया जाता है, और नैनो यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है आपका, और एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और क्या, और जैसे आपको मान लो कि एटम, एटम का आपको लेंथ साइज पता करना है ना, आपको एटॉमिक रेडियस पता करना है, तो आप एंगस्ट्रॉम के थ्रू मेजर करोगे, है ना, और एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, याद रखिएगा, 10⁻⁻10। न्यूक्लियस का आपको रेडियस पता करना है, तो कैसे मेजर करते हैं, तो फर्मी से, और याद रखिएगा एक फर्मी में कितना मीटर, 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये सब याद रखना आप कि भाई एंगस्ट्रॉम में कितना, 10⁻10 मीटर, फर्मी में कितना, 10⁻15 मीटर, माइक्रोन में कितना, 10⁻6, नैनोमीटर में कितना, तो 10⁻9। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए, ये सब क्या हो गए, एकदम माइन्यूट लेंथ नापने के लिए हो गए। ठीक है, माइन्यूट लेंथ। अब क्या, अगर आपको बड़े बड़े डिस्टेंस अगर नापना होगा, अगर बड़े बड़े लेंथ आपको मापने होंगे, तब आप कैसे मापोगे। ठीक है, यानी बिग लेंथ, लार्ज लेंथ। ठीक है, तो लार्ज लेंथ के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, कौन सा यूनिट, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो ये मीन डिस्टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, अर्थ और यानी सूर्य, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी का बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.5 इंटू 10⁻11, फिर से 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, यानी जब भी आपको डिस्टेंस ऑफ प्लानिट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्या चीज, प्लानिट, अगर आपको मेजर करना हो तो कैसे मेजर करोगे, तो आप एयू से मेजर करोगे, एयू। एयू का मतलब क्या चीज, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गए, लार्ज लेंथ को हो गए, लार्ज लेंथ को मेजर करने के कुछ पैरामीटर्स हो गए, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गए। और ये सब क्या हो गए, माइक्रोन हो गया, है ना, माइक्रोन हो गया आपका, नैनोमीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, फर्मी हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, माइन्यूट लेंथ, एकदम छोटा सा लेंथ मापने के लिए। और ये क्या हो गया, एयू। एयू क्या हो गया, तो ये बड़े लेंथ मापने के लिए, लार्ज लेंथ मापने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और आ जाएगा, दैट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी एक साल में लाइट,
एक साल में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। और ये आपको याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है कि भाई एक लाइट ईयर यानी 1 LY में कितना होता है, तो 9.46 होता है, लेकिन ओवरऑल 5 ले लिया जाता है, ठीक है। तो 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। और लाइट ईयर का यूज कहाँ पे करा जाता है, तो दो स्टार्स के बीच की दूरी मापने के लिए, है ना, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स नापने के लिए, दो स्टार्स के बीच की दूरी नापने के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज कहाँ करा जाता है, तो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मापने के लिए कि भाई दो प्लैनेट है उनके बीच की दूरी कितनी है ना। चलिए, और स्टार्स के बीच की दूरी मापने के लिए कौन सा, तो लाइट ईयर। याद रखना है कि लाइट ईयर में कितना होता है, ठीक है। अच्छा, उसी की तरह एक और है, दैट इज पारसेक, ठीक है। देखिए यहाँ पे पारसेक है, यहाँ पे सेक है, तो सेक का मतलब आपको लग रहा होगा टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पारसेक क्या होता है, ये भी यूनिट होता है, किसको मेजर करने का, तो लेंथ को मेजर करने का, ठीक है। और याद रखिएगा सबसे बड़ा जो यूनिट होता है ना, सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, तो पारसेक ही होता है। याद रखिएगा कि भाई इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या भैया, कि लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट किसका, डिस्टेंस का या लेंथ का क्या होता है, तो पारसेक होता है। और एक पारसेक में कितना होता है, तो 3.1 इंटू 10⁻, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा पारसेक क्या होता है, ठीक है। और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पैरेलैक्स मेथड डिस्कस करेंगे ना, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। उस समय हम लोग पारसेक मेथड को, पारसेक जो यूनिट है उस समय इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप बस याद कर लो कि भाई पारसेक जो होता है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है, एंड पारसेक में कितना होता है, यानी 1 पारसेक में कितना मीटर होता है, तो आपको याद रख लेना है कि 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया किसका, ये सब हो गया प्रैक्टिकल यूनिट किसको, लेंथ को मेजर करने के। तो याद रखिएगा स्मॉल लेंथ होगा एकदम छोटा सा, तो क्या क्या माइक्रोन या नैनोमीटर, है ना। माइक्रोन से किसको मेजर किया जाता है, तो बैक्टीरिया को। नैनोमीटर से मॉलिक्यूल्स को, है ना। एटम्स का साइज, एटॉमिक रेडियस अगर मापना होगा तो एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियस का साइज या न्यूक्लियर रेडियस अगर मापना होगा तो फर्मी से, है ना। अगर प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आपको तारों के बीच का यानी डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स अगर मापना होगा तो लाइट ईयर, है ना। अगर आपको कोई भी डिस्टेंस यानी ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस पता करना होगा, ठीक है, तो हम लोग एक मेथड के थ्रू पता कर लेते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड क्या, पैरेलैक्स मेथड, है ना। और उस पैरेलैक्स मेथड में एक यूनिट का यूज किया जाता है, दैट इज पारसेक, ठीक है, दैट इज पारसेक। और सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, दैट इज पारसेक, ठीक है। और हम लोग डिस्टेंस डिस्कस भी करेंगे कि भाई पारसेक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल समझ लो कि भाई ये मान लो कि यहाँ से ये ऑब्जर्वर हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। और ये आपका एक ये प्लैनेट हो गया और एक मान लो ये प्लैनेट हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी 1U। और ये जो डिस्टेंस है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोला गया 1 पारसेक, है ना। इसको क्या बोला गया, 1 पारसेक, जो कि सबसे बड़ा क्या होता है, यूनिट होता है। खुद देख लो कि ये हो गया आपका, इतना हो गया 1U। अब ये देखो ये कितना बड़ा है, ये देख रहे हो ना कितना बड़ा है कि नहीं। चलिए, ये तो होगी बात लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट। अब क्या, अब हम लोग कुछ एरिया के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एरिया का मतलब पता होगा, है ना। एरिया का मतलब, तो एरिया यानी सिंपल कितना स्पेस ऑक्युपाई किया गया है ना, 2D के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, एरिया। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, एकड़, है ना। आपने सुना भी होगा कि भाई 1 एकड़ 2 एकड़, है ना। और ये एकड़ किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये एकड़ जो यूनिट है ये ब्रिटिश सिस्टम है ना। ये जो है ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और आपको याद रखना है कि भाई एक एकड़ में 4000 यानी 4046.8 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा, ठीक है, ये सबसे बड़ा यूनिट होता है, किसको मेजर करने का, तो एरिया को मेजर करने का, ठीक है। लेकिन किस सिस्टम में, तो ब्रिटिश सिस्टम। किस सिस्टम में, तो ब्रिटिश सिस्टम में। याद रखिएगा 1 एकड़ में कितना होता है, तो 4046.8 मीटर स्क्वायर होता है। फिर से 1 एकड़ में कितना, 4046, ठीक है, 4046.8 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरा क्या भाई, प्रैक्टिकल यूनिट हेक्टेयर। ये भी आपने सुना होगा, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। ये क्या है, आपका एक यूनिट है, ठीक है, जो कि
सबसे बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट है किसको मेजर करने का, तो एरिया को मेजर करने का। और ये किसके अंडर में आता है, तो ये फ्रेंच सिस्टम के अंडर में आता है। तो याद रखिएगा एकड़ जो है किस सिस्टम का हिस्सा है, तो ये ब्रिटिश सिस्टम का हिस्सा है ना। ये आपका हेक्टेयर है, तो हेक्टेयर फ्रेंच सिस्टम का हिस्सा है। और एक हेक्टेयर में याद रखिएगा 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक हेक्टेयर में कितना होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई हेक्टेयर जो होता है वो बड़ा होता है किससे, एकड़ से, है ना। हेक्टेयर जो होता है क्या होता है, वो बड़ा होता है किससे, एकड़ से। एक हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, जबकि एक एकड़ में 4046.8 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा स्मॉल एरिया को मेजर करने के लिए, है ना, एकदम स्मॉल एरिया। ठीक है, ये देखिए ये दोनों हो गए लार्ज एरिया के लिए, ये दोनों जो यूनिट्स हो गए किसके लिए हो गए, तो ये लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए। स्मॉल एरिया को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट्स है, कौन से यूनिट से भैया, तो बार्न है, एकदम छोटा सा एकदम एरिया, एकदम ना के बराबर एरिया। ठीक है, और एक बार्न में याद रखना है कितना होता है, तो भैया 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, है ना। अब स्मॉल एरिया क्या, तो स्मॉल एरिया जैसे न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, है ना, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, है ना, न्यूक्लियस का एरिया मेजर करने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस का एरिया मेजर करने के लिए, न्यूक्लियस आपको पता होगा कि भाई न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो सिंपल तरीके से आप समझ लो, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो सेंट्रल डेंस कंसंट्रेटेड पार्ट जो होता है, दैट डेंस कंसंट्रेटेड पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का एरिया मापने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है, तो बार्न का यूज किया जाता है, बार्न। और एक बार्न में कितना होता है, तो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना ये सब क्या हो गए, प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गए। किसके प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गए, तो भैया ये एरिया के, है ना। ये सब क्या हो गया, लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गए, आपको याद रख लेना है। और लोग के एकदम क्लियर है ना। अच्छा अब क्या, अब मास के कुछ देख लिया जाए कि भाई मास के प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल यूनिट होता है मेट्रिक टन, है ना। यूजुअली मेट्रिक टन का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका लोहा का छड़ हो गया, स्टील बार या आयरन बार, जो लोहा का जो छड़ हो गया, है ना, इसको किसमें मेजर किया जाता है, तो इसको मेट्रिक टन में मेजर किया जाता है। और एक मेट्रिक टन में कितना, याद रखेगा 1000 केजी। फिर से भैया एक मेट्रिक टन में कितना, तो 1000 केजी। क्विंटल आपने सुना होगा, क्विंटल, है ना, जो अनाज होता है आपका, अनाज किस में मिलता है, तो अनाज को किस में मेजर किया जाता है, तो अनाज को क्विंटल में, क्विंटल में। और एक क्विंटल में कितना होता है, तो 100 केजी होता है, याद रखिएगा एक क्विंटल में कितना, तो भैया 100 केजी, है ना। अच्छा इसी के जैसे, है ना, देखिए ये दोनों क्या होगा, ये थोड़ा देख लो एक बार फिर से, ये दोनों क्या होगा, ये काफी लार्ज मास है, काफी ह्यूज मास है। अब देखो खुद सोचो 1000 मास, 100 केजी, काफी बड़ा है कि नहीं है, बड़ा बड़ा मास है। ठीक है, अब मान लो कि अगर आपको एकदम छोटा मास मापना होगा, ठीक है, जैसे ये मान लो कि नई बच्ची है, जो बच्ची ने जन्म लिया है अभी, अब इसका वजन नापा जाता है कि भाई बच्चे का वजन कितना है, जो न्यू बॉर्न बेबी हो जो होती है इनका वजन, तो इनका वजन पाउंड में मापा जाता है, पाउंड में, है ना, पाउंड। और एक पाउंड में याद रखिएगा करीब 0.454 केजी होता है ना। केक जो आप खाते हो वो किस में आता है, तो वो पाउंड में आता है ना। अच्छा स्लग भी आपको याद रख लेना है, स्लग जो अनाज होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, वो किस में मेजर किए जाते हैं, तो वो स्लग में मेजर किए जाते हैं। और एक स्लग में कितना, लगभग 14.5 किलो होता है, यानी 14.59 केजी होता है। तो याद रखिएगा पाउंड हो गया स्मॉलर, मतलब छोटा मास के लिए, स्लग भी क्या हो गया, छोटा मास के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से ना, कि भाई मास का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा मेट्रिक टन यानी 1000 केजी, क्विंटल यानी 100 केजी, पाउंड यानी 0.454 केजी, स्लग यानी 14.59 केजी, है ना। अच्छा अब देखो, अब क्या, चंद्रशेखर लिमिट, सबसे बड़ा यूनिट, याद रखिएगा सबसे बड़ा यूनिट यानी बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, है ना, बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, तो चंद्रशेखर लिमिट, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, और चंद्रशेखर लिमिट का यूज कहां पे होता है, तो मैसिव ब्लैक होल्स, ब्लैक होल के बारे में आपने सुना होगा। तो ब्लैक होल का मास मेजर करने के लिए, फिर से ब्लैक होल का मास, मैसिव ब्लैक होल का मास मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, चंद्रशेखर लिमिट का यूज किया जाता है। और चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है, तो याद रखिएगा, ये देखिए आपको याद रख लेना है 2.785 इंटू 10⁻30 केजी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो 1.4 इंटू मास ऑफ सन। और मास ऑफ सन आपको पता होगा
कितना होता है, तो 2 इंटू 10⁻30 याद रखिएगा। मास ऑफ सन कितना होता है, तो 2 इंटू 10⁻30 वॉट केजी। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा यूनिट, बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मास क्या होता है, तो चंद्रशेखर लिमिट होता है। ठीक है ना, ये सब आपको मास के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, याद रख लेने हैं। और लोग के ना एकदम क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो, अब एकदम छोटा, ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया, अब एकदम छोटा। तो सबसे छोटा क्या होता है, तो वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटम्स का मास मापने के लिए। ठीक है, एटम्स का क्या करने के लिए, मास मापने के लिए जो यूनिट का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और एक एटॉमिक मास यूनिट में याद कर लीजिएगा कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। फिर से 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होता है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट नहीं, बिगेस्ट। बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट चंद्रशेखर लिमिट, लेकिन किसका, मास का। स्मॉलेस्ट तो क्या भैया, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, याद रखिएगा, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग व्हाट, मास। ठीक है, सिंगल मास, सिंगल एटम का मास मेजर करने के लिए, प्रोटॉन का मास मेजर करने के लिए, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, एकदम मतलब न्यूक्लियर पार्टिकल्स, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, AMU या एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और याद रखिएगा एक यू में कितना, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने मास का प्रैक्टिकल यूनिट देख लिया, हमने एरिया का प्रैक्टिकल यूनिट देख लिया, हमने लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट देख लिया, है ना। अब क्या, अब समय का यानी टाइम का, है ना, टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, तो टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट में क्या क्या, तो भैया सबसे पहले आ जाता है सोलर डे। याद रखिएगा कौन सा डे, सोलर डे। और एक सोलर डे यानी 24 घंटे की बात हो रही है। सिडियल डे यानी 23 घंटा 56 मिनट। ठीक है, सोलर डे यानी 365 सोलर डे या 366 सिडियल डे। लूनर मंथ यानी 27.3 सोलर डे। और ये देखिए सेक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज सेक होता है। क्या होता है भैया, सेक। और एक सेक में कितना, 10⁻⁻8, 10⁻�8 वॉट, 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, सेक, सेक यानी 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, और ये देखिए सोलर डे, सिडियल डे, सोलर डे, सिडियल डे, लूनर मंथ। ठीक है, ये सब हमने, ठीक है, सब हमने विथ डेफिनेशन, विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने आपको ऑलरेडी जो हमने वीडियो बना रखा है, ठीक है, उसमें हमने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो उसको आपने जरूर एक बार आपने चेक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा टॉपिक खत्म होता है यहीं पे, यानी यूनिट हमने मोस्ट ऑफ द पोर्शन, यानी मतलब आप बोल सकते हो लगभग हमने यूनिट को कवर कर लिया। अब अगले क्लास में हम लोग डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट हमने लगभग खत्म कर लिया और अगले क्लास में हम लोग डायमेंशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट डायमेंशन जानेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना।